हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वन चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। कांगा सीरीज़ में कौवा सीरीज़ में कांगा का एक दिलकश कथानक। दो दोस्तों की एक ऐसी अविस्मरणीय कथा जो दो जिसमें एक जान होने का दावा करते थे, लेकिन क्या वे वाकई ऐसे थे। एलिफेंट पीक नाम से प्रसिद्ध सीधी खड़ी उस सपाट व चिकनी पहाड़ी का प्रयोग पर्वतारोहण के शौकीन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। किंतु आज वहाँ मौजूद था एक ऐसा शख्स जिसका पर्वतारोहण से कोई लेना देना नहीं था। बॉबी, तुम देख लेना यार, एक दिन ऐसा एलिफेंट पीक जितना ऊंचा दौलत का पहाड़ खड़ा करूंगा मैं, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई गैरकानूनी काम भी क्यों ना करना पड़े, चाहे किसी का खून भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपराध की मंजिल दौलत के पहाड़ नहीं होती विभू, उन्हें खड़ा करने में नसीब का अच्छा होना ज़रूरी है। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा है विभू, लेकिन खैर, ये डर मुझे इस ऐतिहासिक पीक पर चढ़ने की कोशिश करने से नहीं रोक सकता। हड्डियाँ तोड़वाने का शौक हो तो ही चढ़ना इस पर। मेरी तो सिर्फ हड्डियाँ ही टूटेंगी, लेकिन जिस रास्ते पर चलकर तुम अपना नसीब बदलने की सोच रहे हो वहाँ तो निश्चित ही मौत है प्यारे। अब और नहीं चढ़ा जाता। और ऊपर जाने की कोशिश मत कर बॉबी, नीचे आ जा वरना उतर नहीं पाएगा। आ रहा हूँ। मेरा उसूल है कि मैं किसी चीज़ के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता। हाँ, उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। यह कोशिश तू कल सुबह कर लेना। अभी घर चल, बहुत भूख लगी है। दूर कहीं घड़ियाल ने 4 घंटे बजाकर 4 बजने की सूचना दी। सूचना नींद में डूबे शहर को दी थी। इसी क्षण बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ बॉबी और विभू, जो कि इस समय गहरी नींद में था, बॉबी की हरकतों से अनजान, साइकिल पर तेजी से पैडल चलाता कहीं बढ़ा जा रहा था। बॉबी, मुझे एलिफेंट पीक पहुंचना है। एलिफेंट पीक पर चढ़ाई करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रात के अंधकार में राक्षस के समान खड़ी एलिफेंट पीक पर उस समय चढ़ना मौत को दावत देना था, लेकिन ऐसा कोई भी भय बॉबी के कदम न रोक सका था। एलिफेंट पीक मेरी मंजिल। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे जब सफलता, मैं एलिफेंट पीक पर चढ़ गया। यह वह पीक थी जिस पर चढ़ने की चेष्टा में कई प्रशिक्षित पर्वतारोही गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा चुके थे या फिर जान से हाथ धो चुके थे। लेकिन इस सफलता में एक जबरदस्त रहस्य छिपा था। चेहरा भाव शून्य था उसका, एकदम लाश की तरह। इधर बॉबी का बिस्तर खाली देख विभू उछल पड़ा था। ओह, 10 बजे सोकर उठने वाला ये बॉबी आज सुबह सुबह कहाँ चला गया। शटर भी खुला पड़ा है, साइकिल भी गायब है। कहीं विभू का शक सही था। ए बॉबी रे! किंतु विभू की चीखती पुकार खोकर रह गई बॉबी के सिर के ऊपर से गुजरने वाले उस प्लेन के शोर में। जबरदस्त झटका सा खाकर जैसे नींद से जागा बॉबी, और इस पल ही उड़ गए उसके होश भी। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। ये तो एलिफेंट पीक है। उफ! अरे ओ बॉबी रे, नीचे आ। नहीं विभू, मुझे डर लग रहा है यार, मैं नीचे नहीं आ सकता। भय से थर थर काँप रही थी बॉबी की टांगें। और फिर विभू की भाग दौड़ से पहुंची फायर ब्रिगेड की स्काई लिफ्ट से नीचे उतरा बॉबी। इस पीक पर चढ़ने की हिम्मत करने वाला आसानी से नीचे नहीं, नीचे भी उतर आता है। तुम ऊपर कैसे चढ़े थे। पता नहीं। अरे कम से कम मुझे तो जगा कर साथ ले लिया होता। कब? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कब घर से निकला। ओह, नींद में चलने की बीमारी लेप्टोमोनिया तो तुझे पहले से ही है। कहीं ये चढ़ाई तूने नींद में ही तो नहीं चढ़ी थी। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ ही देर पहले नींद से जागा हूँ। दोनों के चेहरे पर थे अविश्वास के भाव। और सभी और तभी सरसरा कर तीव्र गति के साथ निकली वह मारुति 1000। बचो विभू! आ! उफ! चोट तो नहीं लगी तुझे? हाथ पैर टूट जाते अगर तू ब्रेक लगाने में चुस्ती ना दिखाता तो। बहुत रईस बनता साला। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मौका लगते ही इसकी गाड़ी चुरा लूंगा, फिर इसकी नंबर प्लेट बदल कर हम ऐश करेंगे। केवल ऐश की सोच रहे हो विभू? कितने साल जेल में काटोगे ये नहीं सोचा? जेल तो तब होगी ना जब मैं पकड़ा जाऊंगा। सुनो, आज रात मैं बंगला नंबर 10 में जाऊंगा। कुत्तों को बेहोशी की दवा मिलाकर मांस खिलाऊंगा और चौकीदार को खड़ा कर दूंगा डंडे से बेहोश। फिर कार को अपने गैरेज तक लाने में मुझे भला कितनी देर लगेगी। रात्रि के दूसरे पहर बंगला नंबर 10 के बाहर कुछ अजब हलचल हो रही थी। रात्रि की निस्तब्धता अपने भौंकने के स्वरों से भंग करते हुए कुत्ते मांस के टुकड़ों के निकट पहुंचकर रुक गए थे। कुत्तों के पीछे ही था चौकीदार। कुत्ते उधर भागे, जरूर उन्हें कोई आठ मिली होगी।
बेहोश कुत्तों ने चौकीदार के मस्तिष्क में बजा दी खतरे की घंटी। ओ नहीं, खतरा! बस इससे ज़्यादा वह कुछ देख और सुन नहीं पाया, क्योंकि बला की तेजी के साथ वृक्ष के पीछे से निकल कर आए साईं के हाथ में थमे डंडे की चोट से ढेर होता चला गया चौकीदार का जिस्म। ठाक आ! और कुछ ही देर में सड़क पर दौड़ी जा रही थी वह मारुति 1000, जिसकी ड्राइविंग सीट पर सवार था वही चेहरा जो भाव शून्य था, एकदम लाश की तरह। दूसरे दिन 11 बजे। उफ, रात नींद ही नहीं खुली, वरना आज हम गैरेज की छुट्टी रखते, क्योंकि आज हमारे पास होती मारुति 1000। भक्क से उड़ गई विभू की खोपड़ी। चेहरा सुर्ख होता चला गया बॉबी का। आंखों में उठने लगी चिंगारियां सी। ये तो वही कार है ना विभू? हाँ मगर ये यहाँ कैसे पहुंची? नाटक छोड़ विभू, सच क्यों नहीं बोलता? तू इसे चुरा कर लाया ना? तू गलत समझ रहा है बॉबी, मैंने ये कार नहीं चुराई है। अरे ये क्या है, ड्राइविंग सीट पर पर्स? ये तो मेरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? तेरा पर्स यहाँ कैसे आया ये तुझे मैं बताऊंगा क्या? बल्कि तेरा पर्स यहाँ देखने के बाद तो अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि कल रात ये कार तू नींद में चुरा कर लाया। विभू, नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं लाया या तू लाया, क्या फर्क पड़ता है? थोड़े दिन मजे लेकर कार वापस छोड़ देंगे। फुलझड़ियाँ सी छूट रही थी बॉबी के मस्तिष्क में। फिर कार को रात को ही ठिकाने लगा देने की शर्त पर बॉबी एक दिन के लिए कार में विभू के साथ घूमने के लिए तैयार हो गया था। कुछ भी कहो यार, गाड़ी में दम है। तेरा ये लालच तुझे ले डूबेगा विभू, तू अपना दिमाग दुरुस्त कर ले। स्क्रीच की तीव्र ध्वनि के साथ विभू ने कार को सड़क के किनारे रोका था। मैं अपना दिमाग कैसे दुरुस्त कर लूँ प्यारे लाल? शो केस में सजा व शानदार शानदार सफ़ेद सूट देख क्या चमचमा रहा है। बस यही सब चीज़ें मेरा दिमाग खराब कर देती हैं। इस सूट को पहनने के लिए मुझे सिर्फ रात को आकर शटर तोड़ने की ज़रूरत है। बकवास बंद कर और गाड़ी को यहाँ से वापस ले विभू। बेहद सख्त हो उठा था बॉबी का स्वर। उफ, या तो तुझे राजा हरिश्चंद्र के ज़माने में पैदा होना चाहिए था, या फिर मुझे इस जन्म में तेरा दोस्त नहीं होना चाहिए था। सामने देख। और उस रात बढ़ चले बॉबी के कदम उस शोरूम की ओर। सफ़ेद सूट। अगली सुबह बेहद विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई विभू की आंखें। ये ये सफ़ेद सूट तो वही है बॉबी। अब कार की तरह इसे भी कहीं छोड़ देने को मत कहना। वैसे इस शानदार सूट को लाने का शुक्रिया। पागलों के समान चीख पड़ा बॉबी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। जबड़े नीचे दरवाजे जबड़े पीछे दरवाजे की ओर झपट पड़ा बॉबी। मैं जा रहा हूँ विभू। कहाँ कहाँ जा रहा है तू? अपने आप को पुलिस के हवाले करने। पागल हो गया है तू? पुलिस ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि तू ये अपराध नींद में करता है। उल्टा तो चोरी के 2-4 मामले तुझ पर थोपकर तुझे कई सालों के लिए जेल में ठूस देगी। फिर मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं चोर नहीं कहलाना चाहता विभू। अपने माथे पर यह कलंक नहीं लगने दे सकता मैं यार। तेरी समस्या मनोवैज्ञानिक है। मैं तुझे किसी मनोचिकित्सक के पास ले चलूंगा। विभू के दिमाग में भूचाल मच गया था। मैं जिस काम को करने की सोचता हूँ उसकी योजना बॉबी के मस्तिष्क पर छप जाती है, और नींद में वह उस काम को पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ कर डालता है। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और उस शाम डायनामाइट, छड़ें, डेटोनेटर, कुदाल, गैस सिलेंडर, ये सब क्या है विभू? जैसे बम विस्फोट सा किया विभू ने। मैंने बैंक डकैती की योजना बनाई है बॉबी, और ये सारा सामान उस डकैती के लिए। क्या? हाँ बॉबी हाँ, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। ये डकैती डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक आज रात नेशनल बैंक में 12 लाख रुपए होंगे। बरस पड़ा बॉबी। क्या तेरी और मेरी दोस्ती की ज़िंदगी की कीमत तूने 12 लाख आकी है? क्या मतलब? अगर तूने ये डकैती डाली तो तेरी और मेरी दोस्ती की मौत हो जाएगी बेबू। ठीक है, मगर तू एक बार मेरी योजना सुनकर मेरी अकल की दाद तो दे ही सकता है। गहरी निगाहों से बॉबी की ओर देखते हुए बेबू बताता चला गया उसे अपनी योजना के विषय में। और उस रात जब घड़ियाल घंटे बजाकर 4 बजने की सूचना दे रहे थे, तब इस क्षण ही बेसब्री से प्रतीक्षा थी शायद विभू को। यह निश्चित रूप से नींद में है। साईं की तरह बॉबी के पीछे लग गया था वो। ये नींद में होने के बावजूद भी देख कैसे पा रहा है? क्या ये डकैती डालने में सफल हो पाएगा? विभू के देखते ही देखते बॉबी गटर में समा गया। बैंक तक पहुंचने वाले गटर का नक्शा खुला हुआ था बॉबी के हाथ में। चेहरा वैसे ही लाश की तरह भाव शून्य था, लेकिन कदम सधे हुए अंदाज में मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। ठीक उस स्थान पर पहुंचकर ऊपर की ओर देखा उन अधखुली आंखों ने। इसी प्लस पॉइंट के ऊपर है मेरी मंजिल। किसी दक्ष एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की भांति छत पर डायनामाइट छड़ें फिट कर पीछे हट गया बॉबी। अगले ही पल उस प्लस पॉइंट पर एक हल्का किंतु शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। भड़ाम! छत में बने इस चौड़े छिद्र की ओर देखते हुए भी उस लाश सी आंखों में कोई भाव न उभरा था।
चंद क्षणों उपरांत उसकी भाव शून्य आंखें स्थिर थी सेफ वॉल्ट पर। 12 लाख के नोट इसी वॉल्ट में। वॉल्ट कटने की पूरी विधि छपी हुई थी उसके सुप्त मस्तिष्क में, और हाथ चल रहे थे किसी जागते हुए शातिर चोर के समान। शीघ्र ही 12 लाख के करेंसी नोट उन निस्तेज सी आंखों के सामने थे। उफ, वो हाथ अपराध कर रहे थे जिन्हें अपराध से घृणा थी। सफलता। बैंक के वॉल से झाड़ू फेर कर वापस लौट चला बॉबी। छपाक। गटर के इन खूंखार मांसखोर निवासियों को बड़ी देर से एक गंध अपनी ओर आकर्षित की हुई थी। ची 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 ची। लेकिन लाश किसी उन आंखों में उन्हें देखकर भी कोई भाव न उभर रहे थे, और ये एक खतरनाक बात थी। मांस की उम्मीद में चूहों ने बॉबी पर छलांग लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि चूहे नोच डालते उस जिस्म को, काव काव, ठहर जाओ शैतानों, रुक जाओ। चूहों की चींची के साथ अब गूंजने लगे कौवे की काव काव के भी स्वर। काव काव। उफ, पता नहीं ये कैसा मानव है जो कि इन मांसखोर चूहों से अपनी रक्षा के लिए चौंक तक नहीं रहा। काव काव। दूर हटो दुष्टों। देख देखने काबिल थी कांगा की फुर्ती। काव काव। किंतु मुझे तो इस मानव को बचाना ही होगा इन दुष्ट चूहों से। कथानक को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए इस नई पात्र कांगा से आपका परिचय करवा दें। काग लोग जहाँ के सभी नागरिक अपनी जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए कौवे का वेश धरकर पृथ्वी पर पहुंचते हैं, किंतु वापसी में एक दुर्घटना का शिकार होकर कांगा वहीं छूट जाती है और आत्मरक्षा के लिए खुद को परिवर्तित कर लेती है मानव रूप में। कागलोक के नियमानुसार अब वह वापस कागलोक में प्रवेश नहीं पा सकती थी, और मानव रूप धारण करते ही वह कागलोक के विषय में भी सब कुछ भूल चुकी है। यह बात उसे कागलोक से कुंगूर आकर बताता है और वापस उड़ जाता है। कांगा पृथ्वी पर अकेली छूट जाती है। उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ की भाषा। वह केवल कौओं की ही भाषा जानती व समझती है। पृथ्वी पर वो फंस जाती है गोगा व बोबा नामक दो बदमाशों के चक्कर में, जो उसे एक सर्कस में क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति बादशाह को बेच देते हैं। बादशाह कांगा के प्रदर्शन से लाखों कमाने का सपना देखता है, किंतु कांगा वहां से भाग निकलती है। बादशाह उसका पीछा करता है किंतु मारा जाता है, और कांगा भी अपना एक पंख क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अब लंबी उड़ान भरने में असमर्थ है। तब जंगल से निकलकर शहर आ पहुंची मैं, लेकिन घबरा रही थी मैं इस नई दुनिया में। अतः स्वयं को दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए ज़मीन के नीचे बने इस सुनसान स्थान पर शरण ली थी मैंने, शायद इसलिए कि यहाँ इस युवक की जान इन दुष्ट चूहों से बचानी थी मुझे। भारी बैग कंधे पर लादे गटर से बाहर आते बॉबी को देख लोमड़ी के समान चमक उठी थी बिबू की आंखें। हा 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 हा। मुझे सफलता की पूरी उम्मीद थी, इसलिए 3 व्हीलर भी चुरा लाया हूँ मैं। अगली सुबह बैंक में फैली थी सनसनी। बैंक में डकैती पड़ गई। वॉल्ट में पूरे 12 लाख रुपए थे। पुलिस को खबर करो। पुलिस की खाकी वर्दी में सजे धजे कसरती शरीर वाले उस रौबेले नौजवान का वास्तविक नाम तो कुछ और ही था, लेकिन वह जाना जाता था इंस्पेक्टर स्पीड के नाम से। व्हाट? बैंक रॉबरी? मैं भी वहां आता हूँ। सब लोग वॉल्ट रूम से बाहर रहें, कोई किसी चीज को छूने की कोशिश ना करे। उसके प्रत्येक काम में चुस्ती फुर्ती थी, गति थी। आखिर इंस्पेक्टर स्पीड जो था वो, ओह, डकैती डालने के लिए क्या नायाब रास्ता चुना है। सेंध लगाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया था उन पर फिसलती हुई इंस्पेक्टर स्पीड की निगाहें गैस सिलेंडर पर लगी उस विशिष्ट मोहर पर जाकर अटक गई थी। शायद मैं चोर तक जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। सर, कुत्ते आ गए। वाह वाह वाह। इन्हें सावधानी से नीचे उतारो। गटर में फैली दुर्गंध में अपनी मनोवांछित गंध तलाश कर आगे बढ़ने लगे खोजी कुत्ते। वाह सर, ये देखिए, मरे हुए चूहे। शायद चोर पर इन्होंने हमला किया हो और चोर ने ही इनका मुकाबला किया हो। वॉल्ट रूम में केवल एक ही व्यक्ति के जूतों के निशान मिले, कि अगर एक व्यक्ति ने इतने सारे चूहों से मुकाबला कैसे किया होगा, जबकि गटर के ये चूहे बेहद आक्रामक होते हैं और झुंड में आक्रमण करते हैं। आगे बढ़ो। इस स्पॉट पर पहुंचकर भ्रमित हो रहे थे कुत्ते। यहाँ से कुत्ते दो दिशाओं में जाना चाहते हैं। पहले एक ही दिशा में जाने का निश्चय किया था इंस्पेक्टर स्पीड ने, अतः कुत्ते उसे लेकर यहाँ पहुंचे थे। चोर यहाँ से 3 व्हीलर में गया है, और यहाँ एक अन्य व्यक्ति के कदमों के निशान भी हैं। फिर दूसरी दिशा में आगे बढ़ते चले गए कुत्ते। निश्चित रूप से चोरों की संख्या 3 थी। तीसरे के कदमों की बू अभी भी सूंघते हुए आगे बढ़ रहे हैं कुत्ते। ओह, कुत्तों के सूंघने की गति में और उनकी चाल में तीव्रता आ रही है। वाह 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 वाह। सर, कुत्ते इन पाइपों में घुसना चाहते हैं। छोड़ दो कुत्तों को। अगर इन्हें चोर की गंध मिल रही है तो ये यहाँ पड़े इन पाइपों में से उसे बाहर खदेड़ देंगे। आंधी तूफान की तरह उस पाइप में समा गए कुत्ते। वाह 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 वाह। इनका पीछा करो, मैं बाहर नजर रखता हूँ। भौंकने के उन तीव्र स्वरों को सुनकर उछल पड़ी थी कांगा। कुत्तों के भौंकने के स्वर? ओह, ये कुत्ते तो हमारी जान के दुश्मन होते हैं। इसी पल कांगा को दिखाई पड़ गई शैतानों की सूरतें। वाह वाह वाह। उफ, ये तो मुझे पल भर में चीर फाड़ डालेंगे। अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके भाग पड़ी थी कांगा। उफ, अगर इस स्थान से बाहर निकलने का शीघ्र ही कोई स्थान दिखाई न पड़ा तो मेरी मौत निश्चित है। भागने में सबसे बड़ी बाधा थी पाइपों की ऊंचाई,
जिनमें झुककर भागना पड़ रहा था उसे। किंतु कुत्तों के भागने की गति में बाधक नहीं थी पाइपों की ऊंचाई, और कांगा में मिल रही कौवे की गंध उन्हें और भी उत्तेजित कर रही थी। जान बचाकर भागती कांगा की आंखों के सामने एकाएक चमकी थी वह रोशनी की किरण। वहां से बाहर निकलकर मैं जान बचा सकती हूँ। इधर पाइपों के ऊपर से दौड़े आ रहे इंस्पेक्टर स्पीड के कान भी कुत्तों के ही भौंकने के स्वरों पर लगे थे। कुत्ते इन्हीं पाइपों से होकर गुजर रहे हैं, तो क्या उन्होंने चोर को पा लिया है? इसी पल आंखें 1000 वाट के बल्ब के समान चमकने लगी इंस्पेक्टर स्पीड की। 12 लाख की चोरी का एक चोर? उफ! बाल बाल बची थी वो कुत्तों के भयानक जबड़ों में फंसने से। ओह, अभी तो न जाने ऐसे कितने ही खतरों से सामना होगा मेरा। लेकिन इस मुसीबत का वह क्या करे जो कि सामने ही खड़ी थी इंस्पेक्टर स्पीड के रूप में। भागने की कोशिश मत करना लड़की, मैं बड़ा बेरहम पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, अपराधियों पर जरा भी दया नहीं करता। क्या कह रहा है ये? जागीर सिंह, कुत्तों को पकड़कर बाहर ले आओ, ये अब कहीं नहीं जा सकती। इसकी मंजिल अब जेल है, जहां ये उस चोरी की सजा काटेगी, और इसकी बदौलत अब इसके शेष दोनों साथी भी पकड़े जा सकेंगे। तो क्या कुत्तों को इसी ने मुझे पकड़ने के लिए छोड़ा था? लेकिन इसके हाथ में तो आग्नेयास्त्र भी थमा है। मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा, और सबसे पहले इसके हाथों से गिराना होगा ये आग्नेयास्त्र, ताकि ये मुझे कोई हानि ना पहुंचा सके। ओ ये क्या! इंस्पेक्टर स्पीड को इस अप्रत्याशित हरकत की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ आकाश में उड़ती चली गई कांगा। काव काव! मेरा एक पंख क्षतिग्रस्त है, फिलहाल लंबी उड़ान नहीं भर सकती मैं। यहाँ से दूर जाने के लिए मुझे रुक रुक कर उड़ान भरनी होगी, या फिर ये कहूँ कि छलांगे लगानी होगी। थपथपाती चली गई हैरानी सबके गाल। उड़ने वाली लड़की! उफ, ये लड़की तो, उसके मुंह से कौवे की तरह काँव काँव की आवाज़ निकली थी। पीछा करो उसका, बचकर नहीं जानी चाहिए। इंस्पेक्टर स्पीड ने कांगा को समाते देखा होटल की उस इमारत में। हमारे फायदे की बात यह है कि ये लगातार नहीं उड़ पा रही है। होटल को घेर लो, इस इमारत में प्रवेश करूं। वह लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे फौरन ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर निकलते ही वह रही! ओह, ये तो वही है, ये यहाँ भी आ पहुंचा। उफ! कांगा ने पुनः छलांग लगाई और कक्ष में प्रवेश कर गई। भड़ा! हर एक के चेहरे पर उसे देखकर सिर्फ आश्चर्य व भय ही मंडराया था। उड़ने वाली लड़की, अद्भुत! उफ, ये तो आक्रामक है। आग्नेयास्त्र धारक दुश्मन को रोकने के लिए मुझे यहाँ थोड़ी हलचल मचानी होगी। भागो! उफ! रसोई कक्ष भर उठा अत्यंत ज्वलनशील एलपीजी गैस से। कांगा ने छलांग भरी उस खिड़की की ओर। ठीक इसी पल हरकत में आ गया इंस्पेक्टर स्पीड का हाथ। चिंगारियां और एलपीजी के स्पर्श के साथ ही मानो वहां बम सपट गया। उफ! आग! लगता है सिलेंडर की नॉब ऑन पोजीशन में छूट गई थी। उछल पड़ी कांगा भी यह दृश्य देखकर। आग! आग कैसे लग गई? लेकिन इस वक्त वहां रुकने का अर्थ भली भांति जानती थी कांगा। मैं इतनी परफेक्ट चोरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ये झूठ है, बकवास है। अखबार चीख चीख कर कह रहा है कि यह चोरी उसी शख्स ने की है जिसने मारुति 1000 चुराई, जिसने शोरूम का ताला तोड़कर सूट चोरी किया। नहीं, एक तेरे नहीं कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी दोस्त। मारुति 1000 शोरूम पर मिली उंगलियों के निशानों का मेल वॉल्ट रूम में मिले उंगलियों के निशानों से हो गया है। नहीं। और तू पूछ रहा था ना कि तेरे जूतों पर कीचड़ कहाँ से लग गया? वो चोरी करते वक्त गटर में लगा। बस कर विभू, मैं पागल हो जाऊंगा। पुलिस पागल कुत्तों की तरह तेरी तलाश कर रही होगी बॉबी। याद रख, तेरा एक कदम तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी सारी उम्र के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। बॉबी, जिसकी बुरी तरह से हैरान नजरें स्थिर थी अपने जूतों पर। विभू, विभू, मेरे जूतों पर ये कीचड़ कहाँ से लग गया? बॉबी, ये अखबार पढ़ो, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। नेशनल बैंक से 12 लाख की चोरी, ठीक तेरी योजना के अनुसार। और चोर गटर के रास्ते बैंक में सेंध लगा कर घुसा था बॉबी। वह सारा सामान कहाँ है जो कल तूने इस डकैती के लिए इकट्ठा किया था? तुझे उस सामान की फिक्र है और मुझे फिक्र हो रही है इन 12 लाख रुपयों की। और तेरी, जानता है ये चोरी किसने की है? तूने बॉबी, तूने। बकता है तू। अचानक, बहुत अचानक सुर्ख होता चला गया बॉबी का चेहरा। बाज की तरह बिबू का गिरेबान पकड़कर खूनी भेड़िया के समान गुर्रा पड़ा है। बिबू, ये चोरी तूने की है। तूने मेरी लेप्टोमोनिया नामक बीमारी का जबरदस्त फायदा उठाने की नीयत से ही मुझे कल शाम अपनी योजना बताई थी। बॉबी, क्या बक रहा है तू? तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग है। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, लूट की ये दौलत में तुझे हरगिज नहीं ले जाने दूंगा। मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं जो हाथ आई दौलत को जाने दूं। उफ! बेबू सर्प की माने फर्श पर रेंग कर अधकुले शटर के नीचे से बाहर को सरक गया। रुक जा बेबू! बेबू तो अब शहर के बाहर जाकर ही रुकेगा। तुझे पुलिस में जाना है तो बेशक जा। एक झटके से शटर को ऊंचा उठा दिया बॉबी ने, और इसी के साथ झटका सा लगा उसे। कौन हो तुम? ये तो वही है।
कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? कहाँ कहाँ? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? मैंने तो इसकी मदद की थी। बॉबी कांगा के मुंह से निकले स्वरों को सुनकर हतप्रभ खड़ा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मैं चोर नहीं हूं के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।